अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है और इस लेक्चर में आप लोग को सीखने को इंशाल्लाह बहुत कुछ मिलेगा। इस लेक्चर में पहले हम ये डिस्कस करेंगे, ये सीखने की कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। जिस तरह इससे पहले वीबीटी भी मौजूद है, विस्पर भी मौजूद है, वो शेप और ज्योमेट्री को, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत क्यों पेश आई। पहले हम इस चीज़ को सीखेंगे। दूसरा हम ये सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते क्या है, किस तरीके से बनते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, इसको भी हम समझेंगे। तीसरी चीज़ इसमें हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और कौन से नहीं बनेंगे, इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। चौथा हम डिस्कस करेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा। जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है उसके लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को कैसे ड्रा करेंगे, और कि जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को कैसे ड्रा करेंगे। आज के लेक्चर में हम होमो एटॉमिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम हेटेरो एटॉमिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हेटेरो एटॉमिक आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप लोग को आना चाहिए। पहला पॉइंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में कि वाई वी नीड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हमें क्यों ज़रूरत पेश आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। तो इसके लिए जिस तरह हम पढ़ के आए हैं कि वीबीटी क्या एक्सप्लेन करती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और इससे क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो एक हाइड्रोजन में एक एटम इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड इनके दरमियान बनेगा। अब इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, पेयर्ड हो गए हैं। इसी तरह जब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखते हैं, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं अनपेयर्ड, मतलब जो पी होता है 2px 2py और 2pz, उसके py और pz में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक ऑक्सीजन का 2py दूसरे ऑक्सीजन का 2py, ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। इसी तरह एक ऑक्सीजन का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रह गया है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ पेयर्ड होगा और क्या बना लेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए हैं, वीबीटी के मुताबिक ऑक्सीजन को क्या होना चाहिए है, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस स्पीशीज़ में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आप लोग के पास मैग्नेट उसको क्या करता है, रिपेल करता है, मीन्स डायमैग्नेटिक होते हैं। लेकिन जब आप लोग एक्सपेरिमेंटली ऑक्सीजन को स्टडी करते हैं तो इसके लिए हमने ऑक्सीजन को लार्ज अमाउंट में लेना होगा ताकि हम अपनी आंखों से इसको देख सके। इसके लिए हमने क्या लेना होगा, लिक्विड ऑक्सीजन को टेस्ट ट्यूब में लेना होगा। तो जब हम लिक्विड ऑक्सीजन को टेस्ट ट्यूब में लेंगे और इसके करीब मैग्नेट लेकर आएंगे तो वीबीटी के मुताबिक मैग्नेट इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन है और ये क्या है, मैग्नेट है, तो जब हम मैग्नेट को पीछे लेकर आते हैं तो ये जो टेस्ट ट्यूब होता है ये ऐसे इसके साथ आता है, और जब हम इस मैग्नेट को उस साइड पे लेकर जाते हैं तो टेस्ट ट्यूब उसके साथ आगे जाता है। इट मीन्स कि ऑक्सीजन को मैग्नेट क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वीबीटी के मुताबिक ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है, लेकिन ऑक्सीजन असल में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक को एक्सप्लेन करने में वीबीटी क्या होगी, फेल होगी। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत पेश आई। दूसरा, वीबीटी के मुताबिक एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, मतलब एक एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इसके लिए कंडीशन है। लेकिन अगर आप लोग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को देखते हैं तो उसमें एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता। इसी वजह से ये क्या हो गया, क्या हो गई, वीबीटी क्या हो गई, फेल हो गई। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक ही एटम क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है।
तीसरा पॉइंट, वीबीटी के मुताबिक अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इससे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन अगर आप लोग आयंस वाले मॉलिक्यूल को देखते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिन पे क्या होता है? आयंस होता है। फॉर एग्जांपल H2+, तो H2+ का मतलब क्या कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। वीबीटी के मुताबिक तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सो वीबीटी उन मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। सो एक और रीज़न भी होती है, उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। फॉर्मेशन ऑफ बोरान को जो है वो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करता। सो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत पेश आई। क्यों? क्योंकि वीबीटी इन रीज़न की वजह से क्या हो गया? फेल हो गया। अब देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था हुन्स और दूसरे का नाम था मिलिकन। 1932 में क्या किया था? इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसके मुताबिक जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो आप लोग के पास क्या होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो आप लोग के पास कंबाइन होंगे और इनकी कॉम्बिनेशन से आप लोग के पास क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। सादा अल्फाज में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे और इनसे क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल AOS मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, उतने ही आप लोग के पास क्या बनेंगे? MOs बनेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, इनकी कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे? बनेंगे। दूसरा पॉइंट ये क्या एक्सप्लेन करती है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से हम अरेंज करेंगे जिस तरह हम एक एटम में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए हमारे पास 3 रूल्स हैं: ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड according to ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, या आप लोग के पास क्या? हुन्स रूल, या आप लोग के पास क्या? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इन 3 रूल के मुताबिक आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं, तो आप लोग को ये चीज़ें आनी चाहिए। तीसरा आप लोग के पास ये एक्सप्लेन करता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो इससे किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, और कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। सो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं और फॉर्मेशन हो रही है किस चीज़ की? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक को हम क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और थर्ड वन को हम क्या कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, हमारे पास जनरली 2 टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे पास एक थर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल, दोज ऑर्बिटल्स which are formed from constructive interference। अब देखिए, ऑलरेडी हम इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम क्या एक्सप्लेन करता है
कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, साथ साथ हमने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कस किया है। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होंगे जो किस चीज़ से बनेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेंगे। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि एक वेव का जो क्रस्ट होता है, फॉर एग्जांपल ये एक वेव है और ये क्या है हमारे पास दूसरी वेव है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या कि एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट के साथ मिलेगा और एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मिलेगा। इससे जो ऑर्बिटल हमारे पास बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो देखिए इसका क्रस्ट के साथ मिलेगा तो यहाँ पे इसकी जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ट्रफ के साथ मिलेगा तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो इसका मतलब दूसरा क्या निकल के आता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यानी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सो आप लोग क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है, दे आर लोअर इन एनर्जी, लोअर इन एनर्जी। इनकी एनर्जी जो होती है वो आप लोग के पास लोअर होती है, किस चीज़ से, एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो इसका दूसरा मतलब क्या निकल के आता है कि दे आर स्टेबल। ये आप लोग के पास क्या होते हैं, स्टेबल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में तीन चीज़ों को याद रखना है कि एक तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम होती है, तीसरा ये लोअर इन एनर्जी होते हैं। जब ये लोअर इन एनर्जी होते हैं तो ये हमारे पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम या तो रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से या रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज़ से, पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से होते हैं, दोज ऑर्बिटल्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो ऑर्बिटल जो किस चीज़ से बनेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेंगे। इन ऑर्बिटल को हम किस चीज़ का नाम देंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या कि एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मिल जाए, तो इनमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होती है वो आप लोग के पास क्या होती है, मिनिमम होती है। वो क्या होती है, मिनिमम। इनकी जो एनर्जी होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से वो आप लोग के पास क्या होती है, ज़्यादा होती है, हायर इन एनर्जी। तो इनकी एनर्जी क्या होती है, हायर होती है। जब इनकी एनर्जी हायर होगी तो ये आप लोग के पास क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई, बॉन्डिंग की एनर्जी क्या, कम। जब बॉन्डिंग की एनर्जी कम तो वहाँ पे स्टेबल और ये क्या होगा, अनस्टेबल। जब बॉन्डिंग की एनर्जी कम और स्टेबल तो इसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस ज़्यादा और इसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। सो ये आप लोग के पास क्या है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी जो एंटी बॉन्डिंग को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे और साथ साथ किस चीज़ से, पाई स्टार से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी जो होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है टू दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी होगी उतनी हमारे पास किसकी एनर्जी होगी, जो हमारे पास नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। नॉन बॉन्डिंग कब बनता है ये मैंने समझा दिया कि अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं सो दो इसमें बॉन्डिंग बनेंगे लोअर इन एनर्जी के, दो क्या बनेंगे, हायर इन एनर्जी के, जिसको हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। अगर पांच कंबाइन हो रहे हैं सो इस पांच में दो बॉन्डिंग और दो क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग। ये जो पांचवा है या जो तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर तीन कंबाइन हो रहे हैं सो इसमें पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग। इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए तीसरे हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि कौन से ऑर्बिटल हमारे पास ओवरलैप करेंगे और कौन से ऑर्बिटल हमारे पास ओवरलैप नहीं करेंगे। सो इस पॉइंट को याद रख लें कि वो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनकी साइमेट्री क्या होगी, आप लोग के पास सेम होगी, सेम साइमेट्री। साइमेट्री शुड बी सेम,
इनकी साइमेट्री क्या होनी चाहिए है, सेम होनी चाहिए। साइमेट्री सेम होने का मतलब क्या कि पी एक्स कंबाइन होगा पी एक्स के साथ, पी वाई कंबाइन होगा पी वाई के साथ, पी जेड कंबाइन होगा पी जेड के साथ। पी एक्स और पी वाई आपस में कंबाइन नहीं हो सकते, पी वाई और पी जेड आपस में कंबाइन नहीं हो सकते। इनकी जो दूसरी कंडीशन क्या आती है, सेम एनर्जी, सेम आर ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, सेम एनर्जी। इनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए है या इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने चाहिए। अगर दो एटम की साइमेट्री सेम है लेकिन एनर्जी में क्या आया, बहुत ज़्यादा गैप आया, सो इस केस में ये ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो साइमेट्री के साथ साथ एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत गैप हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी का गैप अगर है तो इनमें कॉम्बिनेशन आप लोग के पास कंबाइन नहीं होंगे। थर्ड कंडीशन क्या आती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इन दोनों को मैं करीब लेकर आ रहा हूं। तो जब हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के करीब लेकर आते हैं 74 पिकोमीटर पे ये कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर इससे मैं डिस्टेंस और कम कर दूं या डिस्टेंस ज़्यादा कर दूं तो इससे हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर डिस्टेंस कम करूंगा फिर भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तब भी हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी साइमेट्री क्या होगी, सेम होगी, जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम या ऑलमोस्ट सेम होगी, जिनमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, ना तो बहुत कम होगा और ना क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दे दी कि एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के करीब आता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है किस डिस्टेंस पे, 74 पिकोमीटर पे। अगर इससे हम डिस्टेंस को ज़्यादा कर लिए, इससे हम डिस्टेंस को कम कर ले तो इससे हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इनके दरमियान अगर डिस्टेंस ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम है तब हमारे पास फॉर्मेशन होगी मॉलिक्यूल की, लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन अगर डिस्टेंस ना बहुत कम हुआ ना बहुत ज़्यादा हुआ तो फॉर्मेशन होगी किस चीज़ की, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको आप लोग डिवाइड कर देंगे किस चीज़ पे, 2 पे। बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल मतलब क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड के एक एटम कितने बॉन्ड बना रहा है। एक एटम जितने भी बॉन्ड बनाता है इसको आप लोग फाइंड कर सकते हैं किस चीज़ से, बॉन्ड ऑर्डर से। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आया तो इट मीन्स के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है, 2। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आया तो इट मीन्स के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने एक पॉइंट याद रखना है कि आप लोग के पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को आप लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं बाय एडिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्ड ऑर्डर आप लोग के पास 0.5 क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड, सो आप लोग के पास क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इन पॉइंट को अपने जहन में रखना, ये पॉइंट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट। कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, जितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा वही इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल में उतने ही बॉन्ड होंगे। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं सो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं सो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। देखिए, अब इससे पहले भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ये 2 टाइप के होंगे।
एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 14 के बराबर या 14 से क्या होंगे, कम इलेक्ट्रॉन होंगे। सो 14 के बराबर या 14 से कम इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे उसके लिए एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, और अगर मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरी तरह से होगी। तो अगर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से कम है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 1s। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसी रहेगी जिस तरह हम एटम के लिए करते हैं, 1s 2s 2p। इसी तरह फ़र्क ये है कि इसके साथ आप लोगों ने जो सिग्मा और पाई है इसको लिखना होगा। सिग्मा का मतलब क्या कि ये हमारे पास बॉन्डिंग है, जब बॉन्डिंग है तो इसका क्या होगा, एक एंटी बॉन्डिंग भी होगा। सो सिग्मा 1s इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी किस चीज़ से, सिग्मा स्टार 1s से। हमने देखिए ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर एक बॉन्डिंग है तो इसका क्या होगा, एक एंटी बॉन्डिंग भी होगा। सो सिग्मा एस चूंकि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सो अगर सिग्मा 1s है तो इट मीन्स इसका क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s भी होगा। सिग्मा स्टार चूंकि एंटी बॉन्डिंग है सो इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। सिग्मा चूंकि बॉन्डिंग है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, कम। सो सिग्मा 1s इसकी एनर्जी कम सिग्मा स्टार 1s से, इसकी एनर्जी कम सिग्मा 2s से, एनर्जी कम सिग्मा स्टार 2s से। अब फ़र्क सिर्फ ये है, यहाँ पे फ़र्क आ जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन 14 से कम है या 14 के बराबर है सो इसमें 2px को आप लोगों ने बाद में लिखना है। सो बारी आ जाएगी पाई 2py दैट इज इक्वल टू पाई, ये इस लेस देन पाई 2pz। इनकी एनर्जी कम होगी किस चीज़ से, सिग्मा 2px से। p ऑर्बिटल में जो x, y और z हैं ये हमारे पास क्या बनाते हैं, एंटी बॉन्डिंग, ये हमारे पास पाई बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जो px है ये हमारे पास क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसकी एनर्जी कम होगी किस चीज़ से, मैं चलिए ये ऑर्डर पूरा कंप्लीटली फिनिश कर देता हूँ आगे ले जाके। इसकी एनर्जी कम होगी किस चीज़ से, सिग्मा पाई 2py इसकी बराबर होगी पाई 2pz, इसकी कम होगी किस चीज़ से, सिग्मा 2px से। फिर इसकी कम होगी, देखिए जब ये सिग्मा है मतलब बॉन्डिंग है तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा पाई स्टार 2py दैट इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz। इसकी कम होगी किस चीज़ से, सिग्मा स्टार 2px से। तो ये उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से क्या होते हैं, कम होते हैं। अगर 14 से ज़्यादा है सो सिग्मा 1s इसकी एनर्जी कम सिग्मा स्टार 1s से, सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी कम सिग्मा 2s से, सिग्मा 2s की एनर्जी कम सिग्मा स्टार 2s से। अब यहाँ तक देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। अब चूंकि इसमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की एग्जांपल और फ्लोरीन की एग्जांपल यहाँ पे आ जाती है, तो इसके लिए फिर आप लोगों ने क्या रखना होगा, इसको पहले लिखना है और इनको क्या कर देना है, बाद में लिख देना है। सो पाई सिग्मा 2px is less than pi 2py is equal to pi 2pz, बाकी ऑर्डर वही रहेगा। फिर आप लोग के पास इसकी एनर्जी कम होगी किस चीज़ से, सिग्मा पाई स्टार 2py से दैट इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz से, और इसकी एनर्जी कम होगी किस चीज़ से, सिग्मा स्टार 2px से। तो इन मॉलिक्यूल के लिए मैंने आपको शुरू से कहा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सब के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। किसमें, जिनमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होते हैं उनके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिनमें इलेक्ट्रॉन 14 से कम होते हैं उनके लिए ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो अगले लेक्चर में हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे एक मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम बनाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।